नमस्कार, स्वागत है आपका। तेज मुकाबला देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा बाजवा चौधरी। कश्मीर में 370 को हटे 14 महीने बीत चुके हैं, लेकिन 370 पर कश्मीर की सियासत फिर से सुलगने लगी है। फारूक अब्दुल्ला के घर आज एक अहम बैठक हो रही है, जिसमें कश्मीर की तमाम पार्टियां आगे की रणनीति पर विचार विमर्श कर रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि कश्मीरी नेताओं का ये कदम कश्मीर के कितने फायदे का है, कितने हित का है। सवाल यह भी कि आखिर क्यों कश्मीरी नेता खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं है। सवाल यह भी कि क्या 370 पर कश्मीरी नेताओं की भाषा वही तो नहीं जो पाकिस्तान बोल रहा है। आज इसी मुद्दे पर होगा तेज मुकाबला। कश्मीर की सियासत में आया उबाल। 370 पर सुलगी कश्मीर की सियासत। क्या है महबूबा मुफ्ती का अगला प्लान? फारूक अब्दुल्ला के दिल में क्या है? 370 पर कश्मीर को सुलगाने की क्या है साजिश? 370 पर कश्मीरियों को भड़काने का क्या है प्लान? गुपकार घोषणा के पीछे क्या है गुप्त प्लान? कश्मीर में 370 पर राजनीति कैसे तेज हो रही है, पहले आपको ये दिखा देते हैं। कल फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की थी, जिसके बाद आज की बैठक पर फैसला हुआ। इन ताजा मुलाकातों पर बीजेपी ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है, वो सुन लीजिए। मीटिंग में महबूबा मुफ्ती साहिबा ने भी आज कहा है कि वो उस मीटिंग में शामिल होंगे। उस मीटिंग के दौरान मौजूदा सियासी सूरत हाल पे जो है उस पर नज़र डाली जाएगी और आगे के लिए गुपकार डिक्लेरेशन पे दस्तखत करने वाले तमाम पार्टियों का एक नज़रिए में उनका एजेंडा क्या रहेगा, उस पे कल बातचीत होगी और वो सारा मामला कल तय होगा। इतना ही कहने के लिए हम आज इनसे मुलाकात करने आए थे। तो मुफ्ती के घर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की जो मीटिंग हुई है, जिसमें गुपकार एजेंडे को आगे बढ़ाने पर उन्होंने चर्चा की है। ये गुपकार एजेंडा देशद्रोहियों का एजेंडा है। ये गुपकार एजेंडा पाकिस्तान का एजेंडा है। जम्मू कश्मीर की जनता का इस गुपकार एजेंडे से कोई लेना देना नहीं है। जम्मू कश्मीर की जनता ने पहले ही इस गुपकार एजेंडे को कूड़ेदान में फेंक दिया है। ये अपने आप को बचाने के लिए, अपने पापों को छिपाने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं। जो षड्यंत्र करेगा वो बच नहीं पाएगा। तो क्या है ये गुपकार समझौता और इसे लेकर कश्मीर की सियासत इतनी गर्म क्यों है? चलिए आपको अपने संवाददाता अशरफ वानी की जुबानी ये समझा देते हैं। कश्मीर में एक बार फिर राजनीतिक प्रक्रिया तेज हो रही है। दरअसल मेरे पीछे ये भूतपूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का निवास है, जो 5 गुपकार के नाम से काफ़ी मशहूर है। और इसी को जम्मू कश्मीर के अलग अलग राजनीतिक दलों ने, जो यहाँ पर बैठक हुई थी अनुच्छेद 370 हटने से एक दिन पहले, का पक्ष हमें समझाने की, हम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आशुतोष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो पेशे से लॉयर हैं, लेकिन पब्लिक प्रवक्ता की हैसियत से आज इस शो पर हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहला सवाल सलमान साहब आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि गुपकार एजेंडा आखिर है क्या। बीजेपी कह रही है कि यह पाकिस्तान का एजेंडा है जो प्रोपेल किया जा रहा है, धकेला जा रहा है कश्मीर की तरफ, और जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो बार बार ये कह रही है कि 370 की बहाली के लिए ये लड़ाई है। तो इसे आप किस तरह देखते हैं, कैसे समझे हम? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर में जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप थी, आर्टिकल 370 इसकी हटा, उसके बाद पूरी लीडरशिप को जो मेन स्ट्रीम प्रो इंडियन पार्टी थी उसको जेलों के अंदर रखा गया। जैसे कल ही जो है 1 साल की बात है, ऐसे ही जिस तरीके से पूरे 1 साल के बाद जो है बाकी नेताओं को छोड़ा गया, उसके बाद एक प्लेटफॉर्म पे सभी पार्टी एक हुई हैं। और ये मुझे लगता है कि हैरानगी की बात है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती या कोई और लीडर
जिनकी पार्टी के कई हजार वर्करों ने अपनी जानें कुर्बान की है इस देश के नाम, कई सरपंचों की जाने गई आतंकवादी हमलों में। और ये शर्म की बात है कि भाजपा जो है उसको बोलती है कि पाकिस्तान का एजेंडा चला। कश्मीर में कौन फिर मेन स्ट्रीम में है? कश्मीर में कौन इंडियन है? क्या गिलानी साहब हैं, यासीन मलिक हैं? ठीक है आपका सवाल इकबाल साहब के पास लेके जाना चाहूंगी। इकबाल साहब, आपने सुना सलमान साहब क्या कह रहे हैं कि ये वो परिवार हैं, अब्दुल्ला परिवार हो या फिर मुफ्ती परिवार, ये वो परिवार हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं और उनकी तुलना या उनकी जो कोशिश है उसकी तुलना पाकिस्तान के एजेंडा के साथ कर देना सही नहीं है। क्या कहेंगे आप? अगर ये हम जिसने भी देश के लिए कुर्बानी दी है हम उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन बात तो ये है कि चीन 370 वापस करवाएगा। जो आदमी चीन की सहायता की बात करता है और पार्लियामेंट का मेंबर है और वो कितना देश प्रेमी है और उसके अंदर कितना देश के लिए प्यार है, देश के लिए कुर्बानी का जज्बा है। ये जो सारा कुछ हो रहा है, ये गुपकार जो जगह है, ये तो उन लोगों की जगह है जो कश्मीर में पिछले 70 साल से लोगों का मूर्ख बनाकर और कुर्सियों का मौज मानते रहे हैं, दिल्ली में भी और कश्मीर में भी। इनको देश की एकता और अखंडता के लिए जो हमें मिलके काम करना चाहिए, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये वो एजेंडा लेके आ रहे हैं जो आप ही बोल रहे हैं कि हम तो चीन की मदद से 370 जो है दोबारा बहाल कराएंगे। सलमान साहब, इस बात का मैं चाहूंगी कि इकबाल जी, ठीक है सलमान साहब, मैं आप चाहूंगी कि आप इस बात का जवाब दें कि चीन का एजेंडा, अब तो एक और नई बात जुड़ रही है इसके साथ। देखिए, भाजपा वही पार्टी है जो पीडीपी के साथ 3 साल सरकार चलाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी सरकार में थे, और आज वो कैसे खराब हो गए वो इनको पूछना चाहिए। और दूसरी बात जो है, मेरे लिए 370 जो है भारत का अंदरूनी मामला है, उसमें ना पाकिस्तान का कोई रोल है ना चाइना का कोई रोल है। लेकिन बात यह है कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात कितने बिगड़े हैं वो आपके सामने हैं। आज चाइना अंदर घुस चुका है, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। वहां से आतंकवादी हमले जो है हर रोज कश्मीर में हो रहे हैं, मिलिटेंसी जो है बढ़ चुकी है। यानी अगर 370 बहाल रहती तो हालात इस तरह के ना होते, क्या ये कहना चाह रहे हैं आप सलमान साहब? तो ये कर क्या रहे हैं? कब तक इल्जाम लगाएंगे विपक्ष पे, कब एनसी पीडीपी पे, सब पे? इनसे आप पूछिए कि 370 के बाद जम्मू कश्मीर में हालात क्या हैं आज? चलिए ठीक है, चाइना अंदर घुसा हुआ है। ठीक है, मुझे लगता है अब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। आशुतोष साहब, आपका रुख कर लेती हूँ। पब्लिक प्रवक्ता की हैसियत से वैसे तो आप शो पे बैठे हैं, लेकिन आपसे समझ लेते हैं कि आम आवाम को इस पॉलिटिक्स का क्या फायदा होता आपको दिखता है? 370 हटा दी, अब 370 की बहाली चाहती है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो एक तरह से हाशिए पर चली गई हैं, जिनको वापस कहा जा रहा है कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए अपॉर्चुनिटी दिख रही है। सलमान साहब कह रहे हैं कि देखिए, जैसे 370 हटी है उसके बाद चाइना हमारे एरिया में घुस आया है, तो तमाम तरह के डिसएडवांटेजेस भी गिनाए जा रहे हैं और एडवांटेजेस भी बताए जा रहे हैं। इसे कैसे समझें? देखिए, मैं इसमें यह कहूंगा कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना फायदा देखती हैं हर पॉलिटिकल इशू में। देखिए, मैं पहले इसमें यह बताना चाहता हूं कि आर्टिकल, देखिए बहुत सारी जो हमारी जनता जो अभी सुन रही होगी, मैं उनको बताना चाहता हूं कि पहले कि आर्टिकल 370 है क्या और ये लगाया क्यों गया। मैं इसको ज्यादा नहीं 2 मिनट में इसको खत्म करूंगा ताकि इसमें सबको समझ आ जाए। देखिए, क्या था कि जब 1947 में जब हमें आजादी मिली, हमारे देश को आजादी मिली, उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि सारी जगह हमें डायरेक्टली आ गई थी। उस टाइम पे बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे जहां के रूलर, जहां के किंग उसके ऊपर रूल किया करते थे। तो उस टाइम ये ऑफर दिया गया था कि भाई आप जो है अपना राजपाट छोड़ के हमारे साथ इंडिया के साथ एक्सीड कर लो एंड यू विल बी पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी। इसको बहुत सारे किंग्स ने मान लिया और वो आ गए हमारे साथ। लेकिन कुछ थे, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें, जो किंग हरी थे, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, एक मिनट मैं बता रहा हूँ। तो जब वो उन्होंने मना कर दिया और उसके बाद जब पाकिस्तान ने अटैक किया, एक मिनट इशू पे बात करिए। नहीं मालूम है साहब, आप बताइए क्या है? 370 अपनी बात खत्म कीजिए। एक मिनट, हाँ। तो जब पाकिस्तान ने अटैक किया तब उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगा और तब इंडिया ने हेल्प करने के लिए तैयार हुआ, लेकिन ये शर्त था
कि आपको जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया का टेरिटरी मानना पड़ेगा, और इसी वजह से कुछ स्पेशल कंडीशंस बनाए गए, और आर्टिकल 370 जो है वही स्पेशल कंडीशन है, जैसे हमारा डिफेंस हो गया या फिर हमारा फॉरेन पॉलिसीज हो गई या हमारा कम्युनिकेशन हो गया। एक मिनट, इसके लिए जो है इंडियन टेरिटरी में रहेगा, और बाकी आर्टिकल 35A जो था उसके हिसाब से ये था कि वहां पे कोई भी जाके जमीन नहीं खरीद सकता, या आपके पर्सनल जो आपका जो स्टेट है उसमें हम डायरेक्ट इंटरफेयर इंडिया नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद जो इन 70 सालों में जो बदलाव आया कि वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो पाया, वहां के लोगों का जो इंडिया से चूंकि पूरी तरह से नहीं जुड़े थे, बहुत सारे लॉज वहां पे एप्लीकेबल नहीं थे, वहां पे डेवलपमेंट जो तरीके से होना चाहिए था नहीं हो पाया, लोग काफी पीछे रह गए। तब ये कहीं ना कहीं ये 370 का बार बार आ रहा था कि इसको 370 हटाने से ठीक है, इस वजह से हटाया गया। और मेरा फिर सवाल अब सलमान साहब से है। सलमान साहब, आप उसी इलाके के रहने वाले हैं, 14 महीने हो गए हैं 370 को हटाए, कितनी तरक्की देखी आपने, क्या इस वक्त मौजूदा हालात देखे आपने? पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं आप, मैं चाहूंगी आप न्यूट्रल होकर बताएं। देखिए, अभी 1 साल में जम्मू कश्मीर में 3 गवर्नर चेंज हो गए। एक गवर्नर ने कहा था 1 लाख नौकरी देंगे, दूसरा गवर्नर आया उसने कहा 50,000 नौकरी देंगे, अब तीसरा आया वो कहता है 25,000। 1 साल से हम वेट कर रहे हैं कि नौकरियां एक भी हमें मिली नहीं है। और जो विकास की बात है वो तो छोड़ दीजिए आप, पैकेज तो हमने देखा ही नहीं, सिर्फ टेलीविजन पे अनाउंसमेंट हुआ इतने 100 करोड़, इतना 100 करोड़, लेकिन जमीन में कहीं दिख नहीं रहा है। बच्चे हमारे जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, एस्पिरेंट्स जो हैं, जो नौकरियों में थे उनको भी नौकरियों से निकाल दिया गया, चाहे कैजुअल लेबर्स हो, इकबाल साहब, सवाल सलमान जी ने जो सवाल रेज किए हैं वो आप तक पहुंचाना बड़ा जरूरी है, लाजमी हो जाता है। सरकार और पॉलिटिकल पार्टीज क्या राजनीति कर रही हैं उस पर बात नहीं करेंगे। 14 महीने हो गए हैं, अगर एक आम शहरी वहां का जो है उसको लगता है कि तरक्की नहीं हुई, तो फिर फायदा क्या हुआ 370 हटाने का? अगर आप आसान शब्दों में सलमान जी को समझा पाए। बात यह है, 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज जो है प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के लिए दिया है। हमने ग्राम इकाइयों के इलेक्शन करवाए हैं, 95% लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। देश में जिन लोगों को बड़ी देर से 75 साल से ही जिनको नहीं मिल रहा था, जेलों में डाल के इलेक्शन करवाया आपने, शर्म आनी चाहिए आपको। लीडरों को जेलों में डाल के इलेक्शन करवाया आपने। तो आपको आनी चाहिए, जिन्होंने इतने साल ये कौन सा इलेक्शन हुआ? लॉ एंड ऑर्डर को जो बिगेस्ट प्रॉब्लम बनाए रखा, नेताओं को जेलों में रखा और आपने इलेक्शन करवा दिया। मैं ये भाषा नहीं बनता, जमहूरियत का मैं सभ्य भाषा का आदमी हूँ। आप जो कहते हैं मैं ये आपका शब्द लेता नहीं हूँ, ये शब्द आपके पास ही रहेगा। शर्म आपको आनी चाहिए, आपको मुझे नहीं आनी चाहिए। हम तो भारत के एकता और अखंडता के लिए इतनी शहीदियों मैं चाहूंगी आप आपस में ना उलझिए। सलमान साहब सुने आपस में ना उलझिए। पार्टीज हैं, उनके लीडर्स को जेलों में डाल के चुनाव करवा रहे हैं। और क्या कश्मीर भारत का अंग नहीं है? अचीवमेंट है आपकी, कश्मीर भारत का अटूट अंग है। ठीक है इकबाल साहब, मेरा सवाल है, सलमान साहब मेरा सवाल आपसे ये है, आप कश्मीर को मुझे बताइए, भारत का अंग बनने से पाकिस्तान में था? आप क्या बात कर रहे हैं? आप मुझे बताइए ना, 370 के पहले कश्मीर पाकिस्तान में था। ठीक है सलमान साहब आपस में नहीं उलझते हैं। 370 से पहले इकबाल साहब मुझे मेरा सवाल पूछने दीजिए, समय मेरे पास कम है। कश्मीर सलमान साहब सवाल ये है कि ऑरा क्रिएट किया गया था पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा। सलमान साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? हमने बर्बाद नहीं किया। सलमान साहब मेरा सवाल ये है, इकबाल साहब मेरे पास समय कम है, मुझे सवाल लेने दीजिए। कर रहे हैं ऑरा क्रिएट किया गया था पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा कि 370 बहुत ज्यादा जरूरी है जम्मू कश्मीर के बिना। सलमान साहब आम भारतीय के नजरिए से समझना चाहूंगी आपसे। इकबाल साहब मैं चाहूंगी कि आप सुन ले सवाल एक बार। आम भारतीय को समझाइएगा कि एक ऑरा क्रिएट किया गया था कि जम्मू कश्मीर का 370 के बिना गुजारा नहीं है, फिर सरकार ने इसे हटा दिया, उसके बाद 14 महीने हो गए हैं। ऐसा क्या हो गया है इन 14 महीनों में कि इसको वापस लाना राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनकी भी मजबूरी लग रही है, या फिर यूं समझे कि वो अपनी जमीन तलाशने के लिए 370 का सहारा ले रही हैं? देखिए, 370 का फायदा सबसे पहले जो दावा किया गया कि इसको आतंकवाद के साथ जोड़ा गया, कांग्रेस के टाइम पे भी आतंकवाद का मुकाबला किया गया, आतंकवाद डाउन हो गया, कहीं 370 को उसके साथ रिलेट नहीं किया। आज आतंकवाद कहां बढ़ चुका है वो आपके सामने है। दूसरी बात यह थी कि हमारी नौकरियां
जो आप बाहर, जब आपने मध्य प्रदेश के सीएम का स्टेटमेंट देखा कि मध्य प्रदेश में जो नौकरियां हैं वो मध्य प्रदेश के लोगों के लिए हैं, वही नौकरियां हमें थी, आज वो हमसे छीन ली गई हैं। अब नौकरियां तो है ही नहीं, ना हमें मिल रही हैं, और जो मुलाजिम लगे थे उनको भी निकाल दिया इन्होंने। अब सबसे बड़ी बात यह है कि थर्ड पार्टी आपने चाइना को बना दिया। आज चाइना अंदर घुसा हुआ है, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। आज हर रोज कश्मीर में कोई ना कोई आतंकवादी हमला हो रहा है, जाने जा रही है हमारी सैनिकों की। और इस वक्त हमें पॉलिटिक्स करने का टाइम नहीं है। हम कहते हैं कि आप टेबल पे बैठिए, कश्मीर के मसले को हल करिए। हम नहीं चाहते खून खराबा हो, हम चाहते हैं प्रोग्रेस हो, डेवलपमेंट हो। हम कहते हैं चलिए इनका फैसला अच्छा था, लेकिन 14 महीने में क्या अच्छा हुआ, मुझे एक एग्जांपल बताइए। ठीक है। इलेक्शन करवाया इन्होंने, लीडरों को अंदर रखा, ठीक है, वो क्या अचीवमेंट है? ठीक है। तो जो सवाल है सलमान साहब के, शायद वो जो अभी लास्ट में इन्होंने बोले वो काफी वाजिब है कि कश्मीरी भी यही चाहता है कि डेवलपमेंट हो। आज मेरे पास समय इतना ही था। इकबाल साहब आपका, सलमान साहब आपका, आशुतोष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया तेज मुकाबला का हिस्सा बनने के लिए। तो तेज मुकाबला में आज बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक है, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए तेज के साथ।